हेलो गाइस, सो दिस इज आवर सेकंड लेक्चर। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है किसका? तो चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया था, फ्री लेक्चर सीरीज ऑफ लॉ का, जिसमें हमने सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया था ऑडिट एंड ऑडिटर्स को किया था। इसका फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, उसको अभी तक आपने देखा नहीं है तो पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा होगा। देखो, मैं आपको ऑलवेज हमेशा ये कहूंगा कि आपको जैसा भी वीडियो लगा कमेंट कर दिया करो, देखो, ठीक है। क्योंकि मेरे को 2 आवर लगते हैं एक वीडियो को अपलोड करने बनाने से लेके अपलोड करने में, चाहे वो आधे घंटे का क्यों ना रहता हो, क्योंकि मेरे को फिर मतलब नेट बैठ में कुछ प्रॉब्लम रहती है। और आपसे मैं बस एक लाइन कह रहा हूँ लिखने के लिए कि कैसा है वीडियो, इवन बैड है तो भी बताओ। बट अगर ये मेरे पास रिस्पांस नहीं आता, अभी मेरे पास कुछ 4-5 रिस्पांस आए हैं, इसलिए मैं सेकंड लेक्चर आज ही अपलोड कर रहा हूँ, जबकि मैंने फर्स्ट लेक्चर कल ही डाला था। अगर आप चाहते हो कि ऐसा कंटिन्यूअस लेक्चर रहे, तब मैं अगेन कहूंगा कि सेकंड लेक्चर पे कमेंट, जितने बंदे देख रहे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करो, उसके बाद ही मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा, वरना नहीं होगा। तो प्लीज, अगर आपको अच्छा लगा, जैसा लगा, कमेंट करें, ठीक है। दूसरों की भी मेहनत को समझे। आई होप आप समझते हैं, इंटर में है तो समझते होंगे। आइए हमने कल आपका कंप्लीट कर लिया था, आइए हम बता देते हैं आपको कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हाँ, हमने हाँ ये हमें टर्म्स ऑफ ऑडिटर पढ़ना है आज। कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी को NFRA को भी रिपोर्ट करना होता है जब वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, तो मैंने आपको यहाँ तक रिपोर्ट कर दिया था। आज हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ ऑडिटर। इसका मतलब क्या है कि देखिए कि ऑडिटर या फिर हम कह सकते हैं कि एक सीए फर्म, या फिर हम कह सकते हैं कि एक LLP, क्योंकि देखो, ऑडिटर कौन हो सकता है? या तो एक इंडिविजुअल हो सकता है, जो कि मैंने बोला था कि एक तो इंडिविजुअल होता है और फर्म होता है, और फर्म के डेफिनेशन के अंदर LLP भी आ जाता है। तो हम समझे कि एक इंडिविजुअल या फिर एक फर्म कितनी टर्म के लिए कंटिन्यूअसली अपॉइंट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि टर्म्स ऑफ ऑडिटर में हम यही पढ़ेंगे कि एक ऑडिटर कितने टर्म्स के लिए कंटिन्यूअसली कॉन्जिक्यूटिव ईयर में अपॉइंट हो सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आप पढ़िए। मैं अभी अगेन, अब मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी बैठे तो इसको अंडरलाइन करते जाए, जैसे मैं यहाँ पे ये कर्सर से करते रहता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 139 क्लॉज 2 प्रोवाइड्स दैट लिस्टेड कंपनीज एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास और क्लास ऑफ कंपनी एक्सेप्ट, याद रख लीजिए यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, कौन कौन से। ओपीसी और स्मॉल कंपनी को एग्जेम्प्ट है, मतलब ओपीसी और स्मॉल कंपनी भी एक सेक्शन अप्लाई नहीं होता। कौन सा सेक्शन? 139(2). इसका मतलब ओपीसी और स्मॉल कंपनी एक ही ऑडिटर को कितने भी टर्म के लिए अपॉइंट कर सकती है। याद रहेगा मैंने क्या कहा? ओपीसी और आपका जो स्मॉल कंपनी है, ये एक ऑडिटर को कितने भी टर्म के लिए अपॉइंट कर सकती है। और ओपीसी और स्मॉल कंपनी के अलावा भी कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी है, जिसको मैं भी बी पार्ट में देखेंगे। ये 3 कंपनी पे टर्म्स ऑफ ऑडिटर का जो क्लॉज है सेक्शन 139(2), ये अप्लाई नहीं होता। मतलब ये तीन जो कंपनी है, तीन कौन सी? एक तो ओपीसी, एक स्मॉल कंपनी, एक प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी, जिसको हम अभी देखेंगे। तो इन तीनों के अलावा जितनी भी कंपनी बचती है, उन सब पे ये टर्म्स ऑफ ऑडिटर मतलब सेक्शन 139(2) लगता है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक इंडिविजुअल, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक इंडिविजुअल, जैसे कल का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने क्या कहा था आपको, इंडिविजुअल मतलब कोई इकलौता अगर सीए फर्म होता है जिसने मतलब एक इंडिविजुअल जिसमें पार्टनर रहता है, एक ही मतलब सीए जिसमें रहता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि एन इंडिविजुअल एज ऑडिटर फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब कोई भी कंपनी हो गई इन तीनों के अलावा। कौन से तीनों के अलावा? ओपीसी, स्मॉल कंपनी और कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी के अलावा, इन तीनों कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी हो गई, वो किसी इंडिविजुअल सीए फर्म को, इंडिविजुअल सीए फर्म मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पार्टनर है, इंडिविजुअल को मोर देन वन टर्म के लिए अपॉइंट नहीं कर सकती, मोर देन वन टर्म के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते, और एक टर्म में सिर्फ 5 साल होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल एज ए ऑडिटर फॉर मोर देन 5 ईयर। पहले हम इस लाइन को समझते हैं यहाँ तक। जैसे कि हम कह सकते हैं, मैंने इस लाइन का सिंपली से अगर आप फिर से एक बार मतलब समझिए, क्योंकि हमने पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि कोई भी कंपनी एक्सेप्ट 3 कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी और कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी, इन तीनों कंपनी जब भी ये ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, और अगर ये इंडिविजुअल ऑडिटर को अपॉइंट करती है, तो फिर वो उसको मोर देन 5 ईयर के अलावा, मतलब एक कंसेक्यूटिव टर्म के अलावा अपॉइंट नहीं कर सकती, मतलब वो मोर देन 5 ईयर के लिए अपॉइंट नहीं कर सकती।
समझे, मोर देन 5 ईयर के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल एज ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म, मतलब वो सिर्फ एक टर्म से ज्यादा के लिए उसको अपॉइंट नहीं कर सकती, और वो एक टर्म क्या है 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का। ठीक है, ठीक है, और वही अगर वो इंडिविजुअल को अपॉइंट नहीं करती है, ऑडिट फर्म को अपॉइंट करती है। अभी हम इसका एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको समझ में नहीं भी है तो भी आप बैठे रहिए। अगर वो ऑडिट फर्म को अपॉइंट करती है तो वो उसको सिर्फ 2 टर्म के लिए अपॉइंट कर सकती है, मतलब 5 साल और फिर अगले 5 साल, मतलब 2 बार 5 साल हुआ उसके बाद वो अपॉइंट नहीं कर सकती, वो समझिए, मतलब हम कह सकते हैं उसको 10 साल के लिए अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, एन ऑडिट फर्म एज ऑडिटर फॉर मोर देन 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब 5 साल के लिए 2 बार अपॉइंट कर सकती है, उसके बाद वो लगातार उसको बाद वो 2 साल के बाद, मतलब 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बाद वो लगातार फिर अपॉइंट नहीं कर सकती। ठीक है, अब अगर हम इसका एग्जाम्पल ले, आइए हम इसको क्योंकि लिख पाए तो इसलिए हम चलते हैं किसी के पास भी चल जाते हैं। देखिए एमएस वर्ड के पास ही चलते हैं, एक सेकंड रुकिए आप। आई होप आपको एमएस वर्ड दिख रहा होगा। जितना ज्यादा एग्जांपल मैं क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि आपको क्या पता समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए एक मिनट, कर्सर को थोड़ा सा हम करते हैं बड़ा। हाँ अब सही है, एक सेकंड रुकिए आप। 55 ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा कि सपोज कर लीजिए एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड है, उसने क्या किया है, हम कह सकते हैं एक सी ए आर है, एक सी ए आर मतलब इंडिविजुअल है, इसको अपॉइंट किया है, एक सी ए आर एन एसोसिएट है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टनर है सी ए आर, तो सी ए आर को उसने क्या किया है, अपॉइंट किया ऑडिटर। कब अपॉइंट किया है उसने, जो अपॉइंट किया हम कह सकते हैं 1 अप्रैल 2021 को उसने अपॉइंट किया। तो ये कब तक अपॉइंट हो सकता है पता है आपको, ये इसको जो सी ए आर को ये कंजिक्यूटिवली ये अपॉइंट कर सकते हैं अगले 5 साल तक, सिर्फ एक टर्म, मैंने क्या बोला था इंडिविजुअल के टर्म में सिर्फ आप एक टर्म के लिए उसको लगातार कंजिक्यूटिव ईयर के लिए अपॉइंट कर सकते हो, और वो एक टर्म कितना होता है 5 साल का। ठीक है, तो इसको आप कब तक अपॉइंट कर सकते हो, तो इसको आप अपॉइंट कर सकते हो 21 से लेके 26 तक, मतलब आप इसको 26 तक अपॉइंट कर सकते हो, हम कह सकते हैं ना। इसको आप कब तक अपॉइंट कर सकते हो, आपने 21 में भी मान लो अपॉइंट कर दिया 21 से 22 के लिए, फिर आपने आप 5 टर्म, इसका देखो क्या हो गया, एक तो आपका हो गया 21 से लेके 22 तक ना, इसका ये पहला टर्म हो गया। उसके बाद इसको 22 से लेके आप इसको 23 तक अपॉइंट कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद इसको आप 23 से लेके 24 तक अपॉइंट कर सकते हो, मतलब ये ईयर है, मतलब 2021 से लेके 2022 तक इसका आपने पहला टर्म इसका हो गया, मतलब 1 साल हो गया। 22 से लेके 23 तक इसका 2 साल दूसरा साल हो गया। 23 से लेके 24 साल इसका तीसरा साल हो गया। 24 से लेके 25 इसका क्या हो गया, चौथा साल हो गया। और 25 से लेके 26 ये इसका 5वां साल हो गया। अब इसके बाद 26 से क्या आप इसको 26 से लेके 27 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो, ये मेरा आंसर है। तो इसके लिए इसको आप अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 6th ईयर हो जाएगा और एक टर्म में से 5 साल होता है। ठीक है, तो ये मेरे को आपको समझाना था कि इंडिविजुअल ऑडिटर फर्म को आप, अगर आप एक कंपनी हो, तो अगर आप वो 3 कंपनी नहीं हो जो कि मेरे को भी मैंने आपको बताया था, ओपीसी स्मॉल और प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, तो आप पे रूल ये टर्म्स वाला कंडीशन लग जाएगा, और उसमें फिर आप किसी भी एक इंडिविजुअल अगर आप सीए को अपॉइंट करते हो एज एन ऑडिटर, तो उसका मोर देन 1 टर्म के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते, जो मोर देन, और जो एक टर्म जो होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, फिर अगेन हमारा, अगर मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने किसको किया है, केपीएमजी को इन्होंने अपॉइंट किया है अपना ऑडिटर। ऑडिटर किसको बनाया है, केपीएमजी को इन्होंने अपना ऑडिटर बनाया है। ठीक है, तो केपीएमजी की एक एलएलपी एक फर्म के डेफिनेशन के अंदर आता है, तो इसको ये मोर देन कितने के लिए, मोर देन मतलब 1 के लिए अपॉइंट कर सकती है, बट मैक्सिमम 2 टर्म के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको ये 1/4/21 से लेके, इसको ये 1/4/21 से लेके कब तक, 31 तक, है ना। हम कह सकते हैं इसको ये 31 तक इसको ये अपॉइंट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 10 साल हो गया ना, तो इसको ये ऐसे अपॉइंट कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, 5 साल हो गया 21 से 26 और फिर 26 से 31। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता था, कि मोर देन 1 टर्म मतलब एक टर्म 5 साल का होता है। अगर आप इंडिविजुअल सीए फर्म की बात करें जिसमें सिर्फ एक ही पार्टनर है, अगर आप इंडिविजुअल की बात करें तो उसको आप सिर्फ एक टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, बट अगर हम वही एलएलपी वगैरह फर्म की बात करें तो उसको 2 टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये आपको समझ में, उसके बाद हाँ कुछ मैंने बोला था ओपीसी पे ये क्लॉज नहीं लगता,
स्मॉल कंपनी पे नहीं लगता और आपका कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी पे नहीं लगता। प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी आपको देख लीजिए, ये रहा है पहला कि ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर। मतलब जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है 10 करोड़ और मोर है, मतलब ये जो क्लॉज है किस पे नहीं लगेगा, ये क्लॉज किस पे नहीं लगेगा, ये क्लॉज उस पे नहीं लगेगा जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी 10 करोड़ से कम है। तो मैंने बोला था तीन तीन कंपनी पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, पहला ओपीसी स्मॉल, और तीसरा है हमारा वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 10 करोड़ से नीचे है, 10 करोड़ से नीचे है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 10 करोड़ से नीचे है। या फिर आप वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात करें जिनका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितना है 50 करोड़ से नीचे है। या फिर ऑल कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल और जो आपका पेड अप कैपिटल जो है जो हमारा 2 और 3 में है ये तो हमारा लिमिट के अंदर है, बट जिसका जो बोरोइंग है वो कितना है 50 करोड़ से नीचे है, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो मोटा मोटा हम बात करें जो टर्म्स ऑफ जो ऑडिटर है ना, ये क्लॉज ये किस पे एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल होता है सारी लिस्टेड कंपनीज पे, सारी लिस्टेड कंपनीज पे और कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी पे। और ये प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी ये है वो पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल तो ज्यादा नहीं है बट आपकी पब्लिक बोरोइंग या फिर डिपॉजिट्स ये सब आपकी कितनी है 50 करोड़ से ज्यादा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा किस पे लगता है किस पे नहीं लगता और कैसे कैसे लगता है। अब कूलिंग पीरियड क्या है, कूलिंग पीरियड बेसिकली कि आप जैसे कि मैंने बोला ना कि जैसे कि आप इंडिविजुअल सीएफएम को सिर्फ 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो, तो क्या इसका मतलब जैसे कि इन्होंने देखिए ये देखिए इसका मतलब हम यहीं से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा था कि सीएआर को जो एबीसी लिमिटेड ने सीएआर को ऑडिटर अपना अपॉइंट किया था और उन्होंने 21 में अपॉइंट किया था, अब 26-27 में वो अपॉइंट नहीं कर सकते, वो तो 26 तक अपॉइंट कर सकते हैं। तो क्या मतलब 26 के बाद वो पूरे जीवन में कभी भी इसको सीआर को अपॉइंट नहीं कर सकते? नहीं, इनको सिर्फ 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। मतलब 26 से लेकर 31 तक, मतलब ये आप इसको हटा दीजिए, यहाँ पे आइए यहाँ पे, मतलब ये है इसका मतलब कि वो 26 से लेके 2026 से लेके 2026 से लेके 2031 तक बस वो इसको अपॉइंट नहीं कर सकते। मतलब जो ऑडिटर है ना इंडिविजुअल ऑडिटर उसको आपको कितना कूलिंग पीरियड देना है 5 साल का, 5 साल का आपको क्या देना है कूलिंग पीरियड देना है। तो 31 के बाद हम क्या इसको 32 फिर अगेन हम इसको क्या 32 से लेके अगेन हम इसको क्या फिर 32 से लेके आप इसको क्या 37 तक अपॉइंट कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि आप 31 के बाद इसको फिर अगेन 5 साल की अपॉइंट कर सकते हैं। फिर अगेन फिर आपको 5 साल का कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा, फिर अगेन आप इसको 5 साल, ऐसे ऐसे ये चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एक टर्म के लिए अपॉइंट कर दिया तो फिर जीवन भर आप उसको ऑडिटर नहीं बना सकते, बस आपको उसको 5 साल का कूलिंग पीरियड देना है। ठीक है, और ये 5 साल का कूलिंग पीरियड सब में सेम है, मतलब फर्म को भी आपको 10 फर्म के लिए क्योंकि 2 टर्म है मतलब उसको 10 साल आप अपॉइंट कर सकते हो, तो उस 10 साल के बाद भी उसको सिर्फ 5 ही साल का आपको कूलिंग पीरियड देना है। और वैसे ऑडिटर के मतलब इंडिविजुअल के केस में भी आपको 5 ही साल का कूलिंग पीरियड देना है। ठीक है, आइए हम इसको समझते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है an individual auditor who has completed his term, मतलब 1 term, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है an individual auditor who has completed his term, मतलब 1 term of 5 consecutive years shall not be eligible for, मैंने जैसे बोला आप अगेन उसको रिअपॉइंट नहीं कर सकते एज ऑडिटर इन द सेम कैटेगरी फॉर 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, मतलब आप उसको सिर्फ 5 साल के लिए रिअपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही सेम हमारा ऑडिट फर्म के केस में है कि ऑडिट फर्म which has completed his terms, मतलब इसके 2 टर्म होते हैं 5 consecutive years के लिए, उसको भी आप अगेन एलिजिबल नहीं है वो रीअपॉइंटमेंट के कितने साल के लिए फॉर 5 ईयर, बस वो 5 साल के लिए रीअपॉइंट नहीं हो सकता, उसके बाद उसको जी भर के आप करिए अगेन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल हमारा मस्ट कंडीशन है कि हमको करना ही है, तो देखिए देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। आइए क्या एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल को अच्छे से पहले करते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला एग्जांपल नंबर 3 आप पढ़िए, हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। XYZ लिमिटेड विच इज ए लिस्टेड कंपनी, XYZ लिस्टेड कंपनी है, तो याद रखें लिस्टेड कंपनी और प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी पे हमारा रोटेशन वाला कंडीशन लगता है, तो भैया ये वाला तो लगेगा। ठीक है, मतलब XYZ लिमिटेड कंपनी पे जो वाला सेक्शन 139(2) है रोटेशन वाला क्लॉज, मतलब टर्म्स ऑफ ऑडिटर वाला, वो तो मतलब एप्लीकेबल सेक्शन होगा। ठीक है, अब पढ़िए इसको।
तो देखिए क्या कहते हैं, XYZ लिमिटेड विच इज ए लिस्टेड कंपनी अपॉइंट करती है इंडिविजुअल मिस्टर, मतलब इन्होंने इंडिविजुअल को अपॉइंट किया, ये बात याद रख ली, लिखा हुआ है इंडिविजुअल मिस्टर राघव, तो राघव को इन्होंने अपॉइंट किया कि ऑडिटर, कहाँ पे मैंने बोला था एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट भी होता है, ठीक है, इन्होंने एजीएम में 29 सितंबर 2016 को अपॉइंट किया। मिस्टर राघव जो है होल्ड करेगा ऑफिस ऑफ ऑडिटर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग अप टू कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, मतलब मैंने बोला था जैसे कि 26 है, 26 में 5 साल जोड़िए, तो ये कब तक अपॉइंट हो सकता है, ये हमारा कब तक अपॉइंट होगा, ये मतलब जो हमारा मिस्टर राघव है ये कब तक मीट वो अपने ऑडिटर एज एन ऑडिटर अगेन अपॉइंट हो सकता है, तो 26 में 5 जोड़ दीजिए कितना हो गया, 21 है ना, तो 21 तक ये हमारा अगेन अपॉइंटमेंट इसकी चल सकती है, फिर 21 के बाद इसको आपको 5 साल का कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा, तो फिर आप इसको 26 तक अपॉइंट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ये रहा मिस्टर राघव, ये देखिए ये रहा मिस्टर राघव विल होल्ड द ऑफिस, ये देखिए ये रहा मिस्टर राघव विल होल्ड ऑफिस ऑफ ऑडिटर फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ दिस मीटिंग, को यहां से लेके अप टू कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। 6th एजीएम कब होगा, जो 2021 में होगा। ये 6th एजीएम क्या लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट एजीएम में तो अपॉइंट हुआ, तो फिर एक में 5 जुड़े तो 6, इसलिए 6 दिखा रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि भैया 6 टर्म के लिए अपॉइंट होता है, 5 टर्म के लिए अपॉइंट होता है, बट यहाँ पे क्योंकि हमने फर्स्ट में अपॉइंट किया, फर्स्ट में 5 को जोड़ दिया, तो इसलिए 6 दिखा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी देखें तो 2016 में अपॉइंट हुआ और 16 में 5 जोड़े तो कितना हो गया, 21 हो गया, तो ये फिर 21 में अगेन इसको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। एक मिनट, उसके बाद अगेन फिर इसको ऑडिटर इन XYZ लिमिटेड फॉर फर्दर टर्म ऑफ ही कैन नॉट बी, अगेन जो है यहाँ पे कि वो उसको फिर 2026 के लिए फिर उसको वो जो मैंने बोला था कि उसको फिर अपॉइंट नहीं किया जा सकता कब तक के लिए, तो उसको 2026 मतलब 21 हो गया था, 21 में मतलब उसका लास्ट टर्म था, तो 21 में 5 जोड़े तो 26 हो गया, अब उसको आप 26 तक के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, इसको हम देखते हैं ये क्या कहता है, जो मैंने, हाँ आई होप आपको फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि 16 में अपॉइंट हुआ था, फिर आप 21 तक के लिए वो होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद 21 से 5 26 तक वो कूलिंग पीरियड लेगा, फिर 26 में अगेन वो रीअपॉइंट हो सकता है, 26 के बाद वो अगेन रीअपॉइंट हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या कहता है, XYZ अगेन एक लिस्टेड कंपनी पे अगेन लगेगा, फिर इन्होंने राघव एंड एसोसिएट, मतलब ये ऑडिट फर्म को, इन्होंने सीए फर्म को अपॉइंट किया, इंडिविजुअल को अपॉइंट नहीं किया, ठीक है। अब इन्होंने 2016 में इसको अपॉइंट किया, तो अब ये 2026 तक, याद रखिए 2026 तक ये क्या कर सकता है, ऑडिटर के लिए अपॉइंटमेंट इसकी हो सकती है, फिर 26 से 31 तक जो मैंने एग्जांपल लिया तो वही आगे लगभग 26 से 31 को क्या होगा, कूलिंग पीरियड होगा, फिर 31 के बाद ये अपॉइंट आराम से रीअपॉइंट हो सकता है, ठीक है। आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा मेरे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब डी पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्दर एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग ए, हाँ ये पॉइंट आपके लिए पढ़ना जरूरी है, इसमें आपके एमसीक्यू बन जाएंगे और आपको घुमा देंगे, इसमें हम एग्जाम्पल लेके आराम से करेंगे। फर्दर as on the date of appointment no audit firm having a common partner to the other audit firm whose tenure has expired in a company immediately preceding the shall be appointed as an auditor of the same category for a period of 5 years। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके करते हैं। यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे आइए, इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके करते हैं। सपोज कर लीजिए जो हमारा जो ऑडिट फर्म है, इसको रुक जाइए, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, हाँ इसको थोड़ा सा भी आपको ये ना हो, आइए अब आइए हम पढ़ते हैं। सपोज कर लीजिए एबीसी लिमिटेड को आपने क्या किया था, एबीसी लिमिटेड को आपने एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया था, एबीसी लिमिटेड को आपने एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया था, मतलब हम क्या, एबीसी लिमिटेड एक तो कंपनी होगी, ठीक है, एक मिनट रुकिए, एबीसी लिमिटेड ने क्या किया था, एबीसी एंड एसोसिएट को अपॉइंट किया था, एबीसी एंड एसोसिएट को अपॉइंट किया था एज एन ऑडिटर, ठीक है। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, और एबीसी और एसोसिएट के जो पार्टनर थे ना वो कौन कौन थे, ए बी एंड सी थे, ये तीनों इसके पार्टनर थे। और एबीसी लिमिटेड, आपको थोड़ा सा एबीसी कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इसको इस कंपनी का नाम ही चेंज कर देता हूँ, इसको लिख देते हैं PQR लिमिटेड। PQR लिमिटेड ने एबीसी एंड एसोसिएट को अपॉइंट किया था, एबीसी में 3 पार्टनर थे जिनका नाम क्या था, एबीसी। अब देखिए
पीक्यूआर लिमिटेड ने इनको क्या क्या किया, 2016 से लेके 2026 तक इसको अपॉइंट दे दी। अब 2026 के बाद जो एबीसीएन एसोसिएट है, जैसे कि अभी आपको पता चल गया होगा, अब वो अगेन रीअपॉइंट नहीं हो सकते, अगेन रीअपॉइंट नहीं हो सकते। क्या, कौन रीअपॉइंट नहीं हो सकते? एबीसीएन एसोसिएट। अब सपोज कर लीजिए हमारे पास एक और फर्म है XYZ लिमिटेड, एक और फर्म है, XYZ नहीं लिखते हैं, एक और फर्म है हमारे पास जिसमें हमारे पास पीजी लिमिटेड, हम लिख देते हैं पीजी लिमिटेड, पीजी लिमिटेड नहीं, हम कुछ और नाम लिखते हैं, एसआर लिमिटेड, एसआर लिमिटेड। इसमें जो हमारे पास एसआर लिमिटेड में भी 3 पार्टनर है, ये बात याद रख ली। कौन कौन है? बी, एस और आर, ये 3 हमारे पास पार्टनर है, जो कि कहाँ पे है? बी, एस आर एंड एसोसिएट, सीए फर्म है, मैं लिमिटेड क्यों लिख रहा हूँ, ये सीए फर्म है, ठीक है, एस आर एंड एसोसिएट, एसोसिएट, इसमें भी 3 पार्टनर है, जो कि बी, एस एंड आर। अब एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि जो एबीसी एंड एसोसिएट है, जिसकी अपॉइंटमेंट की, जिसकी मतलब टर्म खत्म हो गई है, मतलब अब वो पीक्यूआर लिमिटेड में अगेन रीअपॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी 10 साल की टर्म खत्म हो गई है। उसमें भी 3 पार्टनर है, ए, बी, सी, और एस आर एंड एसोसिएट, ये एक न्यू सीए फर्म है, जो पीक्यूआर लिमिटेड चाहते हैं कि हम एस आर एंड एसोसिएट को इस बार सीए फर्म की तरह अपॉइंट करें, मतलब एज एन ऑडिटर अपॉइंट करें। बट यहाँ पे मुद्दे वाली बात ये है कि एबीसी एंड एसोसिएट में भी बी पार्टनर था, एसआर एंड एसोसिएट में भी बी पार्टनर है, क्योंकि बीएसआर है, तो क्या कॉमन पार्टनर है? तो ऐसे तो यही हो गया कि भैया बी पहले ने पीक्यूआर लिमिटेड का ऑडिट कर दिया एज एन एबीसी एंड एसोसिएट का पार्टनर, तो अब ये एसआर एंड एसोसिएट का में पार्टनर है, तो अब ये भी कर देगा, क्योंकि है तो अलग अलग फर्म में पार्टनर, अभी अलग अलग, फिर तो ये ऐसे इसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन वाली, मतलब टर्म्स ऑफ ऑडिटर वाली इसमें तो कंडीशन अप्लाई ही नहीं हुई। तो इसलिए लॉ कहता है, लॉ ये कहता है कि अगर आपका टर्म एक्सपायर हो गया, मतलब जैसे कि एबीसी एंड एसोसिएट का, अगर आप एक सीए फर्म है और अगर आपका टर्म एक्सपायर हो गया है, तो आप जिस भी पार्टनर, आप जिस भी सीए फर्म में पार्टनर है, आप जिस भी सीए फर्म में पार्टनर है, वो भी इनएलिजिबल हो जाएगी रीअपॉइंटमेंट की, वो भी इनएलिजिबल हो जाएगी अपॉइंटमेंट की। किस फर्म में? जिस फर्म में आपका टेन्योर एक्सपायर हो गया है। समझ गए? समझ गए? मतलब पीक्यूआर लिमिटेड में एबीसी एंड एसोसिएट तो इनएलिजिबल हो ही जाएगी, मतलब पीक्यूआर लिमिटेड में एबीसी एंड एसोसिएट को तो रीअपॉइंट किया ही नहीं जा सकता है, बट एस आर एंड जो हमारे वो है एसोसिएट, उसको भी हम अपॉइंट नहीं किया जा सकता। किसमें? पीक्यूआर लिमिटेड में। क्यों? क्योंकि बी कॉमन पार्टनर हो गया, बी क्या हो गया? कॉमन पार्टनर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अगेन आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी सीए फर्म है जिसमें एक पार्टनर है, तो एक ऐसी सीए फर्म है जिसकी क्या हो गया? टर्म एक्सपायर हो गया, एक ऐसी पार्ट सीए फर्म है जिसकी टर्म एक्सपायर हो गया है, तो वो जो सीए फर्म होगी, वो जो सीए फर्म होगी, वो उस कंपनी से तो एक्सपायर होगी, और साथ ही अगर उसका, अगर वही सीए फर्म में जो पार्टनर है, अगर वो किसी और सीए फर्म में भी पार्टनर है, तो वो सीए फर्म भी एक्सपायर हो जाएगी, वो सीए फर्म भी क्या हो जाएगी? इनएलिजिबल हो जाएगी फॉर द अपॉइंटमेंट पर्पज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम इसको हम बुक के मॉड्यूल के भी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, अब इसको पढ़िए, इस लाइन को, डी वाले पॉइंट को, आपको समझ में आ जाएगा। फर्दर एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म। अब देखिए अभी आपको लाइन समझ में आएगा। फर्दर बस ये है कि आपको फोकस करना, अगर आप मेरी बात को फोकस नहीं कर रहे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मेरे से क्या किसी से समझ में नहीं आएगा, चाहे आप पैसे देके पढ़े या फ्री में पढ़े। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं। फर्दर एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग ए कॉमन पार्टनर whose or partner to other audit firm whose tenure has expired in a company, जिसके मैंने बोला था कि उसके जिसकी एबीसी इंस्टीट्यूट का टेन्योर एक्सपायर्ड हो गया था इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 26 में एक्सपायर हो गया था, shall be appointed as an auditor of the company for the period of 5 year। मतलब जो हमारा जो ऐसा ऑडिट फर्म, ऐसा सीए फर्म या फिर ऐसा फर्म, ऑडिट फर्म जिसमें कॉमन पार्टनर है, वो भी अब क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी हमारा क्या हो जाएगी? वो भी मतलब अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगी। ठीक है, फर्दर एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग ए कॉमन पार्टनर और पार्टनर टू व्हिच टेन्योर हैज इमीडिएटली सेल्फ, मतलब कोई भी ऑडिट फर्म अपॉइंट नहीं की जानी चाहिए जिसमें कॉमन पार्टनर है। ठीक है, अगले 5 साल तक। ठीक है, 5 साल, हाँ 5 साल तक, कूलिंग पीरियड तो 5 साल का ही होता है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल को देखिए क्या कहता है कि मिस्टर कृष्णा एंड एसोसिएट एक ऑडिट फर्म में जिसमें 2 पार्टनर है, कृष्णा एंड श्याम, उसका श्याम इज ऑल्सो ए पार्टनर अनदर। अब श्याम देखिए इसमें ऑल्सो ऑडिट मतलब फर्म है किसमें? कुकरेजा एंड एसोसिएट में। अब देखिए
मिस्टर कृष्णा एंड एसोसिएट को ऑडिटर अपॉइंट किया गया था किसका, गोल्डन स्मिथ एंड लिमिटेड का, फॉर 2 कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 5 ईयर, जिसके आपको पता है 2 साल के लिए 2 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं 2016 से लेकर 26 तक। अब 26 के बाद ना कृष्णा एंड एसोसिएट तो 5 साल के लिए अपॉइंट हो ही नहीं सकती, किसमें, आपका जो कंपनी है गोल्डन स्मिथ एंड लिमिटेड, बट जो कुकरेजा एंड एसोसिएट है वो भी अपॉइंट नहीं की जा सकती, वो भी अपॉइंट नहीं किया जा सकती, यही इसमें लिखा हुआ है। नाउ इफ गोल्डन स्मिथ लिमिटेड वांट टू अपॉइंट मिस MS कुकरेजा एंड एसोसिएट एज इट्स ऑडिट फर्म, इट कैन नॉट डू सो। देखिए 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 देखिए, इट कैन नॉट डू सो बिकॉज मिस्टर श्याम क्या है, कॉमन पार्टनर है बिटवीन द ऑडिट फर्म, ठीक है। फिर अगेन उसको भी आप 5 साल तक अपॉइंट नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है हमारा ट्रांजेक्शनल पीरियड, एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑनर बिफोर। देखिए ये ट्रांजेक्शनल पीरियड का क्या पॉइंट है, ये आपको मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा बाद में, मतलब पीछे, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारी कंपनी एक्ट जब 2013 आई थी ना, तो उससे कुछ कही गई बात है कि आपका जो कंपनी एक्ट 2013 आया था, फिर कितनी ट्रांजेक्शन पीरियड दी गई, तो अभी मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट बताया उससे रिलेटेड नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शनल पीरियड मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम आगे, क्योंकि ये डिटेल में अभी इन्होंने थोड़ा सा देके बच्चों को कंफ्यूज किया बस। तो अभी यार डी पॉइंट तक रखिए और ई पॉइंट को छोड़ दिया, और ई पॉइंट एफ के साथ मिलता है तो ई एफ दोनों को आप छोड़िए, यहाँ पे आ जाइए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या कहता है, एक मिनट रुकिए आप, क्या टाइम हुआ है हमारा, 52% चार्ज है, ओके रहने दे। अब देखिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या कहता है। अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर का मतलब है, मतलब हमने टर्म्स ऑफ द ऑडिटर तुमने देख लिया, हमने टर्म्स ऑफ द ऑडिटर तो देख लिया, अब हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर। देखिए क्या कहता है, मतलब ऑडिटर को रोटेट करना, मतलब जो 5 साल के जो पीरियड है ना उसमें रोटेट करना, इसकी बात अभी देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स दूंगा, अभी रुक जाइए 1 मिनट। देखिए क्या है, मेंबर ऑफ ए कंपनी, देखिए जो हमारी मेंबर, देखिए हमारी जो पब्लिक कंपनी होते हैं, लिस्टेड कंपनी होते हैं, उसमें मेंबर्स होते हैं, आपको पता होगा। तो मेंबर ऑफ ए कंपनी में रिजॉल्व टू प्रोवाइड दैट इन द ऑडिट फर्म अपॉइंटेड बाय देम, मतलब जो ऑडिट फर्म, मैंने आपको बोला था, कल भी बोला था, ऑडिट कमेटी क्या करेगी, नेम रिकमेंड करेगी बोर्ड को, बोर्ड क्या करेगी, उस रिकमेंडेशन को आगे फॉरवर्ड करेगी मेंबर को, और मेंबर अपॉइंट करेंगे। उसी से पढ़ते रहिए, उसी को मद्देनजर देखते हुए यहाँ पे इस लाइन को पढ़िए कि मेंबर ऑफ ए कंपनी में रिजॉल्व टू प्रोवाइड दैट कि जो ऑडिट फर्म जो अपॉइंटेड हुआ किनके द्वारा, मेंबर के द्वारा, अपॉइंटेड बाय देम द ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम शैल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल एज मे बी रिजॉल्व बाय मेंबर। मतलब सपोज कर लीजिए आपने क्या किया है, आपने आपने सीए, मत सीए नहीं, हम कह सकते हैं एबीसी एंड एसोसिएट को आपने क्या माना है, अपना ऑडिटर माना है, अपना ऑडिटर बनाया है, ठीक है, आपने अपनी कंपनी का ऑडिटर बनाया है, किसको, एबीसी एंड एसोसिएट को। अब आपने इसको बना दिया 10 साल के लिए। अब 10 साल में क्या हो रहा है कि पिछले 2 साल से इनका एक पार्टनर है ए, वही ऑडिट कर रहे हैं, इनका जो पार्टनर है सीए, वही ऑडिट कर रहा है, इनका जो पार्टनर है सीए वही क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, कब से, तो पिछले 2 साल से। अब आप एज ए मेंबर, आपको लग रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो कंपनी के जो मैनेजर है ना, उसकी सीए के साथ क्या पता दोस्ती वोस्ती ना हो गई हो, फिर तो ये फ्रॉड व्रॉड पकड़ ही नहीं पाएगा। तो क्योंकि आप तो मेंबर है, आप कंपनी में ज्यादा मैनेजमेंट में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, है ना। तो आप क्या किया, आपने क्या किया, आपके पास ये राइट है कि आप क्या कर सकते हैं, एक फिक्स कर सकते हैं टेन्योर कि भैया जो ऑडिटर है ना वो रोटेट होता रहेगा, मतलब जो फर्स्ट सेकंड ईयर है उसमें आपका मान लीजिए कोई और पार्टनर होगा, मतलब ऑडिट करेगा, फिर आपका जो थर्ड ईयर है उसके थर्ड ईयर से लेके 5th ईयर तक फिर आपका कह सकते हैं हम कोई और, मतलब कोई इनका जो न्यू पार्टनर है वो ऑडिट करेगा। तो इसे ही कहते हैं रोटेशन, मतलब आपने जो मेंबर ऑफ जो कंपनी होते हैं, मेंबर ऑफ जो कंपनी होते हैं, वो एक फिक्स टेन्योर फिक्स कर सकते हैं कि भैया जो आपका जो ऑडिटर है वो रोटेट होना चाहिए, ठीक है, सेम ही ऑडिटर ऑडिट नहीं करना चाहिए पूरे टर्म के लिए, ठीक है, यही होता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। आइए देखिए, इन द ऑडिट फर्म अपॉइंटेड बाय देम द ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम शैल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल एज मे बी रिजॉल्व बाय मेंबर, जो कि मेंबर डिसाइड करेंगे, और द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन पार्ट ऑडिटर, मतलब और ये मतलब जो मेंबर है वो ये भी प्रस्ताव रख सकते हैं कि भैया सिर्फ ए ही ऑडिट नहीं करेगा, ए के साथ बी भी करेगा, या फिर ए के साथ सी भी करेगा, या फिर एबीसी तीनों करेंगे, ठीक है। तो ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर। उसके बाद ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मे बाय रूल्स प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द कंपनी सेल रोटेट देयर ऑडिटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ रूल्स बना सकती है जिसके अकॉर्डिंग आपका ऑडिटर रोटेट होना चाहिए, ठीक है।
अब कुछ रूल्स हमारे पास बन चुके हैं, जैसे कि बी पॉइंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी, और सी पॉइंट पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बना भी दिए। देखते हैं रूल, इस रूल को पढ़ते हैं आज, उसके बाद हम हो सके तो क्लास को खत्म करेंगे। मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर बाय द कंपनीज ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म एज प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। अब इसमें देखिए रूल हमारे पास क्या है, 1 2 3, और ये हमारी इसके बाद ये हमारी कुछ अलग बातें हैं, जिसके मतलब ये थोड़ी वो वाली बातें हैं जो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए हम हो सकता है हम 1 2 हम 2 रूल तक आज करते हैं, तीसरे रूल से थोड़ा सा अलग बातें हैं, तो उसको हम थोड़े से डिटेल में कल से करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड रूल हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, हम किस चीज की रूल की बात करें, रूल ऑफ रोटेशन। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, द ऑडिट कमेटी ऑडिट कमेटी हमेशा हमेशा रिकमेंड ही करती है, अगेन इसमें लिखा हुआ है, द ऑडिट कमेटी शेल रिकमेंड टू द बोर्ड द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर और ऑफ एन ऑडिट फर्म हु मे रिप्लेस द इनकम्बेंट ऑडिटर ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सच इनकम्बेंट। मतलब ऑडिट कमेटी ही रिकमेंड करेगी, क्या रिकमेंड करेगी कि इंडिविजुअल ऑडिटर जो है ऑडिट फर्म का मतलब जो आपका जो जिसकी ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी कि मान लीजिए एक ऑडिट फर्म है जिसमें 6-7 ऑडिटर है मान लीजिए, तो 2 साल से पिछले मिस्टर ए ही ऑडिट कर रहा है, तो फिर ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी नहीं भैया अब मिस्टर ए नहीं मिस्टर ई करेगा या फिर मिस्टर जी करेगा। तो ये कौन रिकमेंड करेगी, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, किसको, बोर्ड को। उसके बाद देखिए क्या कहता है, वेयर ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी द बोर्ड, फिर उसके बाद क्या करेगा, अगेन जाहिर सी बात है जब कंपनी में ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी होगा तभी ना ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेंगे, वरना कौन रिकमेंड करेगा, बोर्ड। तो वही अगर बात कर रहे हैं वेयर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, उसका क्या करेगी, तो उस केस में क्या होगा, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, जो बोर्ड है बोर्ड क्या करेगी, बोर्ड शैल कंसीडर द रिकमेंडेशन ऑफ सच कमेटी, बोर्ड कंसीडर करेगी। एंड इन अदर केस द बोर्ड शैल इटसेल्फ कंसीडर, मतलब जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी है उस कंपनी में फिर क्या करेगी, ऑडिट कमेटी रिकमेंड, बोर्ड कंसीडर, फिर उसको मेंबर को फॉरवर्ड करेगी। बस जिस कंपनी में बनाना कंपलसरी नहीं है तो उस कंपनी में जो बोर्ड है वो इटसेल्फ क्या करेगी, कंसीडर करेगी, क्या मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर, मतलब किसको बनाना चाहिए और किसको मतलब ऑडिट करना चाहिए, ठीक है। एंड मेक इट्स खुद की अपनी खुद ही रिकमेंडेशन दे देगी, किसके लिए, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट ऑडिटर बाय द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। आई होप ये आपको दोनों बातें समझ में आ गया होगा, मतलब या तो आप, और ये तो मैंने आपको कल भी बता दिया था, ऑडिट कमेटी रिकमेंड कर, बट ये थोड़ा सा आपको इस संदर्भ में देखना है कि हम रोटेशन की बात करें, जैसे कि अगर एक कंपनी में हमने उसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया है, मतलब या फिर 5 साल या फिर 10 साल के लिए अपॉइंट किया है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए अपॉइंट किया है, तो एक ही ऑडिटर सिर्फ ऑडिट ना करे, हम चाहते हैं कि सर आपका जो मिस्टर बी है वो ऑडिट करे, हम चाहते हैं कि आपका मिस्टर सी ऑडिट करे, ठीक है। यही होता है रोटेशन। तो हमने इसके फर्स्ट 2 पॉइंट देख लिए, तीसरे पॉइंट से थोड़ा सा हमारा टेक्निकल मतलब थोड़ा सा अलग बात है, तो उसको हम आपका कल देखेंगे, क्योंकि आज हमारी 30 मिनट के आसपास हो गई है। थैंक यू सो मच, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू। आई होप आप कमेंट करेंगे, वरना मेरे को लेक्चर में अच्छा से नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच, आप समझ गए, थैंक यू।